हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तक पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। सब लोग नोट में हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर तो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने पावर पहले पढ़ा होगा। पावर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जहां आपको ये पढ़ाया गया होगा कि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक कोई काम आपको करवाना था, उसके लिए आपने किसी आदमी को कहा कि भाई ये काम करके बताओ, तो उसने उसको 8 घंटे में कंप्लीट किया। आपने दूसरे आदमी को कहा वैसा ही एक और काम करने के लिए, उसने उस काम को 1 घंटे में कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे कि अरे काम तो उतना ही था, लेकिन दूसरा वाला आदमी जल्दी कर दिया, मतलब वो पावरफुल है काफ़ी ज़्यादा। यानी कि पावर क्या होता है, आपने कैसे पावर निकाला उसका, तो आपने काम को सेम रखा और टाइम चेक करना शुरू किया कि कौन जल्दी कर रहा है। जो जल्दी कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो यहीं से आता है डेफिनेशन किसका, इलेक्ट्रिक पावर का। तो उसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज electrical energy consumed. It is defined as electrical energy consumed per unit time. It is defined as electrical energy consumed per unit time in a circuit. किसी भी सर्किट में या किसी भी सर्किट के कंपोनेंट में जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसको डिनोट पी से करते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है जी। बहुत बढ़िया। अब देखो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था पिछले क्लास से। पहले तो इसको मैं एक फॉर्मूला बना के रख देता हूँ आपके लिए। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था पिछले पार्ट में, और वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम से टाइम हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया, ये पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो पावर का पहला फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूँ मैं, वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है जी। चलिए इसी में कुछ चेंजेस करते हैं। आप देखिए, जैसे कि आई आर है ना, तो यहाँ पर आप पावर क्या लिख लो, आई आर, और एक आई को अलग कर लो। ठीक है, तो आई आर क्या होता है, वी होता है। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, वी इंटू आई। ये पावर का मेन फॉर्मूला होता है, क्योंकि पावर एक्चुअली वोल्टेज इंटू करंट ही होता है। इसको स्टार लगा लो। अब एक और बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे आई को रख दूँ वी अपॉन आर। आप जानते हैं कि ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई चूंकि वी अपॉन आर होता है, तो हो जाएगा वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया पावर का तीसरा फॉर्मूला। तो आपके पास पावर के 3 फॉर्मूले हो गए। एक हो गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, एक हो गया P इक्वल्स टू वी आई, और एक हो गया P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ बात ये आती है कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। और उससे बड़ी बात ये कि आपसे लोग पूछते हैं कभी कभी कि बताओ पावर रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली कि इनवर्सली। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। आप अगर पहले फॉर्मूले को देखते हो तो आपको लगेगा कि वो डायरेक्टली डिपेंड है। अगर आप दूसरे फॉर्मूले को देखते हो तो आपको लगेगा कि वो इनवर्सली डिपेंड है। लेकिन एक्चुअली पावर रेजिस्टेंस पर यहाँ डिपेंड नहीं होता। नॉर्मली पावर मेनली डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, अब देखो, अगर आप पावर के मेन फॉर्मूला दैट इज वी आई, इसमें अगर वी को आई आर कर दो तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में पहुंच जाओगे, और अगर आप आई को वी अपॉन आर कर दो तो आप नीचे वाले फॉर्मूले में पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला जो इक्वेशन बना है, इस पर थोड़ा मैं डिस्कशन कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज करंट को कांस्टेंट रख के, अगर मैं करंट को कांस्टेंट रख के वोल्टेज को आई आर करूं, तब जाके फॉर्मूला ये बनेगा। मतलब ये फॉर्मूला तब बनता है जब करंट को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। और करंट कांस्टेंट कहाँ होता है, आप सबको पता होगा। करंट कांस्टेंट कहाँ होता है, सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन में जब भी कभी पावर का बात किया जाएगा तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए, क्योंकि पावर के मेन फॉर्मूले में आई को कांस्टेंट करके वी को आई आर लिखा गया, तब जाके ये बना है। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले में v को कांस्टेंट करके
अगर I को V/R लिखोगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब V को क्या मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए। और ये कंडीशन कब हो पाता है, ये कंडीशन पैरेलल में हो पाता है। कहाँ हो पाता है, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज चूंकि कांस्टेंट है, तब आप कह सकते हैं कि पावर इनवर्सली डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। और सीरीज कनेक्शन में अगर I कांस्टेंट है, यू कैन से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेकिन ऐसे नॉर्मली कोई पूछे आपसे कि पावर किस पे प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस पे, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बताओ पहले कहानी क्या है, फंसाओ मत मुझे इतना। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें एक और नोट मैं हमेशा लिखा देता हूँ, अभी भी लिखा देता हूँ, आपको बताइए। नोट ये है कि व्हेनेवर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज कैलकुलेटेड, जब भी कभी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आपको निकालना पड़े, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज कैलकुलेटेड, तो आप देखेंगे कि बल्ब का कोई भी आप बल्ब उठा के ले आइए, उस बल्ब में आपको मिलेगा कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट या 240 वोल्ट लिखा होता है। मतलब कि हर बल्ब का वोल्टेज सेम होता है। यानी कि अगर हम सभी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दिमाग में इसको रखो 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 कि वोल्टेज को कांस्टेंट ही मानना पड़ता है, वोल्टेज को कांस्टेंट मानना पड़ता है, क्योंकि सभी बल्ब का वोल्टेज सेम होता है। हर बल्ब के ऊपर जो है 230 वोल्ट ही लिखा रहता है। आप कोई बल्ब उठा के देख लो नॉर्मली। ठीक है, तो जब भी कभी आप नॉर्मल किसी इलेक्ट्रिक में बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आप कांस्टेंट वाला फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये पावर होता है ना V²/R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ V²/P। ध्यान रखिएगा, हमेशा रेजिस्टेंस का यही फॉर्मूला लगाते हैं। कभी बल्ब का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ये काम करेंगे। तो ये हो गया आपका पावर का। अब अगर पावर लिख लिया हमने तो भाई इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट। ठीक है, इट इज़ WAT, वॉट। इसके कुछ बड़े यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। ये हो गया पावर के बारे में, सारी बातें हमने सीख ली। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम एक टर्म सीखते हैं लास्ट, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है उसको सीखते हैं। तो इसमें आप देखिए, जैसे कि कमर्शियल क्या होता है, जिससे कि आप कोई भी, जैसे कहते हैं फाइनेंस, कॉमर्स, तो पैसे का लेन देन अगर कभी एनर्जी पे होता है कि मान लो भाई कितना तुम एनर्जी यूज़ कर रहे हो, उसका खर्चा क्या होगा, तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है वो होता है किलोवाट आवर। अब नाम से लगता है कि यार वॉट इसके अंदर लगा हुआ है तो ये तो पावर का होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें किलोवाट आवर क्या होता है, इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं 1 kWh से। किससे करते हैं, 1 kWh से, kWh 1 किलोवाट आवर। ठीक है जी, अब ये क्या होता है समझते हैं इसको। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर मतलब क्या हो गया, देखिए ये हो गया 1000 वॉट इंटू आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो क्या हो गया ये 1000 वॉट मतलब जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड्स। सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा ये 3600 और 3 जीरो इस पे और आ गया, जूल में आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 तो 6 जूल। तो ये जो है आपका 1 किलोवाट आवर हो गया। 2 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये जो आपको मिला, ये मिला 1 किलोवाट आवर। दिस इज़ द कमर्शियल यूनिट। आप सबको यहाँ पे 36 लाख जूल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बात खत्म। ठीक है जी, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कैलकुलेट करते हैं कभी भी, तो उसको हम सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन से सीखते हैं उसको। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन सीखते हैं। मान लीजिए अ हाउस, कोई एक घर है। ठीक है, उस घर में क्या क्या है,
क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं, कथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उस घर में 2 पंखे हैं। कैसा है? 2 ही पंखा होगा, कोई मान लो 2 पंखे हैं, कितने वॉट के? 100 वॉट के। चलते कितने देर हैं? 8 घंटे रोज का। ठीक है, यही बात लैंग्वेज में मिलेगी आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। 2 पंखा 100 वॉट का है और 8 घंटे चलता है। ठीक है जी। घर में 5 बल्ब भी हैं, 5 बल्ब है, सभी बल्ब 20-20 वॉट का है और 10 घंटे चलता है जी। ठीक है, और एक हिसाब किताब देख लो। घर में एक एसी भी लगा हुआ है, 1000 वॉट का है, 5 घंटे चलता है एसी। ठीक है, इतना रखते हैं, बाकी तो आप जानते हैं, खुद ही समझदार हैं आप कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रेट, बिजली का जो उसमें रेट है वो है ₹7 पर यूनिट, 7 रुपये 1 यूनिट का इसका खर्चा है। मैं बता दूं आपको, इसी किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट भी कहते हैं। ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ओके, ₹7 पर यूनिट उसका रेट है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन अ मंथ। 1 महीने में कितना बिल आएगा। अगर मंथ नहीं भी लिखा हुआ है तो कॉमन सेंस हम लगाएंगे कि बिल महीने में ही आता है, रोज का तो आता नहीं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप 1 दिन का हिसाब लगाइए। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे दिन का हिसाब? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फैन की। देखिए, 1 फैन, 1 फैन इन 1 डे, 1 फैन 1 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। तो देखिए, 1 फैन कितने का है बताइए? 100 वॉट का है, 8 घंटे चलता है। 100 वॉट का है और 8 घंटे चलता है, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 800 वॉट आवर्स। सिंपल है ना, 100 वॉट का है, 8 घंटे चलता है, तो 800 वॉट आवर खर्चा करेगा 1 दिन में। लेकिन पंखे 2 हैं, तो 2 फैंस इन अ डे कितना खर्चा करेगा? ये तो पता है ही आपको ना, डायरेक्ट लेता हूँ मैं, 1600 वॉट आवर। तो 1600 वॉट आवर जो है ये दोनों फैन ने खर्चा किया। एक पार्ट हमने क्लोज कर लिया, पंखे का हिसाब किताब हो गया दिन का। ओके, अब आते हैं किसके पास? बल्ब के पास। बताओ, एक बल्ब जो है इन अ डे, 1 दिन में, एक बल्ब 1 दिन में कितना खर्चा करता है? 20 वॉट का है और चलता है कितने? 10 घंटे, 10 आवर्स। तो कितना खर्चा किया ये? 200 वॉट आवर खर्चा किया। तो बताओ कितने बल्ब हैं? 5। तो 5 बल्ब जो है 1 दिन में कितना खर्चा करेगा? 5 × 200 कितना होता है? 1000 वॉट आवर खर्चा करेगा। तो यहाँ बल्ब का हिसाब किताब हो गया जी। ठीक है, अब एसी का कर लो। तो एसी का क्या सीन है? एक एसी 1 दिन में कितना खर्चा करेगा? 1000 वॉट का है ये एसी और चलता कितनी देर है? 5 घंटे चलता है। तो बताइए कितना हो गया ये? 5000 वॉट आवर। एसी तो एक ही है ना, तो एक पे ही बंद कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? इसका टोटल बिल क्या निकालेंगे? टोटल बिल। तो टोटल एनर्जी, बिल नहीं सॉरी, एनर्जी, टोटल एनर्जी इन अ डे, 1 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। बड़ा सिंपल सा इशू होगा। किस किस को ऐड करना है आपको? 1600 को, 1000 को और 5000 को। ठीक है, ऐसा नहीं सबको जोड़ देना। ओके, तो कितना हो गया ये? 5000, एक 6000 और 1600 कितना हो गया? 6000 और 1600 क्या हो गया? 7600 वॉट आवर्स। ये 1 दिन का खर्चा है। तो बताइए टोटल एनर्जी इन अ मंथ, 1 महीने में कितना खर्चा हो जाएगा? मल्टीप्लाई नहीं करना, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 7600 इंटू 30 वॉट आवर्स। लेकिन इसको हम चाहते हैं किलोवाट आवर में करना, क्योंकि किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसको? हाँ, एक और बताइए कि किलोवाट आवर और वाट आवर में पता है ना क्या रिलेशन है? किलोवाट में 1000 हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया, किलोवाट 1000 वाट। तो ये हो जाएगा इतना इंटू 30 अपॉन क्या कर देंगे? 1000, और क्या हो जाएगा ये? किलो वॉट आवर्स। ठीक है,
0 काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो गया ये 76 इंटू 3 कितना हो गया 228 kWh, जिसको कि आप चाहते तो 228 यूनिट्स भी आप लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं इसमें। ठीक है, अब बताइए कॉस्ट क्या हुआ, खर्चा क्या लगा, जिसको हम बिल भी कहते हैं। तो रेट क्या है, 7 रुपये 1 यूनिट का है। तो बताइए कॉस्ट क्या हो गया, ₹7 इंटू 228, कितना पैसा लगा, तो कितना हो जाएगा ये 1596 रुपये। इतना रुपए आपका बिल महीने का आएगा। तो आप सभी लोग अपने घर में जितने भी डिवाइसेस आपके चल रहे हैं उसका एक एवरेज काउंटिंग कीजिए और सभी लोग अपना बिल निकालिए कि आपका कितना बिल आता है महीने का। ठीक है, तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकाल सकते हैं। तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझा है। और किसी भी टॉपिक में आपको जो भी वीडियो आप देख रहे हो, जो भी पार्ट आप देख रहे हो, उसमें किसी भी पार्ट में आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप उसी को वहाँ मेंशन कीजिए। और चूँकि मैंने अपना नंबर भी हर जगह शेयर कर रखा है तो आप वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं हमेशा अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक जब भी होने वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर, मैं आपके साथ रहूँगा और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।